हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। और मैंने इनमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही लिखा हुआ है। यदि दोस्तों आपको पसंद आए तो पूरा देखिएगा। इसके बाद हम इनके MCQ भी करेंगे। तो आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के सामान्य परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये हैंड रिटन में रहेंगे, तो मैंने वही लिखे थे, बनाए थे, जो मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं हम आज मध्य प्रदेश जनजातियों का सामान्य परिचय से चालू करेंगे। तो भौगोलिक वितरण जो शॉर्ट में बनाया था मैंने, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहला है कि ST को सूचीबद्ध कब किया गया। तो 1950 में संविधान में इनको सूचीबद्ध किया गया। और इनको क्या कहा गया, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति इनको कहा गया था। फिर 1950 में दोस्तों कुल कितनी जनजातियां थीं। तो उस समय 212 जनजातियां थीं। चंदा समिति कब आई थी। तो ये 1960 में आई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजातियों से संबंधित इनमें कौन सी समिति है या चंदा समिति कब आई थी। तो ये आई थी 1960 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 मानक निर्धारित किए थे जनजातियों को लिए। कौन कौन से हैं, वह है पहला भौगोलिक वितरण, दूसरा है इनकी विशिष्ट संस्कृति, तीसरा है इनका पिछड़ापन, चौथा है इनका आदिम जाति के लक्षण, चौथा है इनका आदिम जाति के लक्षण, पाँचवा है इनका संकोची स्वभाव। तो ये कुल 5 मानक निर्धारित थे, जिनके आधार पर उन्होंने जनजातियों को लिए इन्होंने बताए थे, किसने, चंदा समिति ने। अब पढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट। ये इम्पोर्टेंट जो है टर्म, जो जनजातियों को किन लोगों ने क्या कहा है। सबसे पहले लिखते हैं पहाड़ी आदिवासी। ये किसने कहा है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको पहाड़ी आदिवासी कहा है। पिछड़े हिंदू किसने कहा है, GS धुरिये ने इनको पिछड़े हिंदू कहा है। विलीन मानवता किसने कहा, तो दास एंड दास थे, इन्होंने इनको विलीन मानवता कहा है। गिरिजन किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने जनजातियों को गिरिजन कहा है, क्योंकि ये पहाड़ों में रहते हैं। और अनुसूचित जाति में इन्होंने हरिजन किसने कहा था, वो भी महात्मा गांधी ने कहा था। आदिवासी शब्द किसने दिया, तो आदिवासी शब्द दिया है ठक्कर बापा ने। और ठक्कर बापा क्या कहलाते हैं, ठक्कर बापा जनजातियों के पितृपुरुष हैं। और आदिवासी और किसने कहा, तो काका कालेकर, याद रखें, सर रिजले और लेसी और एल्विन, इन लोगों ने भी आदिवासी शब्द से इनको संबोधित किया है। ठक्कर बापा की बुक कौन सी है, बुक है द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। जो ट्राइब्स ऑफ इंडिया बुक थी 1950 में आई थी। तो आप इसे याद रखें, ट्राइब्स ऑफ इंडिया बुक किसकी है, तो ठक्कर बापा की है। अब है बैरियर एल्विन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, क्योंकि इनकी किताब लगभग हर MPPSC के सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो बैरियर एल्विन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इनकी 2 पुस्तक महत्वपूर्ण है। पहली है द बेगा, ये लिखी थी 1939 में। और मुरिया एंड देयर घोटुल की 1937 में लिखी थी, तो 1987 में। तो ये इनकी प्रमुख बुक्स हैं। तो 1900 तो ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, आप मैं इसको देख के बताऊँगा आपको। तो आप ये इतना बस याद रखें, मुड़िया एंड देयर घोटुल। अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, जनजातियों की स्थिति देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की क्या स्थिति है। तो जनसंख्या कितनी, मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या है 7,26,26,000 कुछ करके यहाँ पर है। मतलब आप इतना याद रखें, 7,26,26,000 इतनी जनसंख्या है। तो जनजातियों की स्थिति में इनमें से जनजातियों की स्थिति के अनुसार जनसंख्या कितनी है, तो जनजातियों की कुल जनसंख्या है 1,53,16,784, जो कितना होता है पूरा, ये होता है 21.1%। 21.1% के आसपास ये होता है कुल आबादी का। अब नेक्स्ट है, तो 8 जनवरी 2003 से पहले कितनी जनजातियां थी, हमारे यहाँ थी 46 जनजातियाँ निवासरत थी, 46 थी पहले। लेकिन 8 जनवरी 2003 को कौन सी 3 जनजातियाँ, कीर, मीणा और पारधी, इनको क्या है, अलग कर दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी ST हैं, तो इसका आंसर होगा 43। मध्य प्रदेश में 43 जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, मध्य प्रदेश जनजाति दृष्टि से किस स्थान पर है, दोस्तों प्रथम स्थान पर है। और अगर परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में MP का 13वां स्थान है।
ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। मध्य प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से प्रथम नंबर पर और परसेंटेज में 13वें नंबर पर है। अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट उसकी तरफ। अब थोड़ा सा मैप बनाया मैंने यहाँ पर, तो देख लेते हैं शहरी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ये करती है उत्तरी भाग में। और पश्चिमी क्षेत्र जो सबसे बड़ा है, ये पश्चिमी क्षेत्र जो है ये सबसे बड़ा है। इसमें भील भिलाला और थोड़ा सा इस एरिए में, यहाँ पर मैंने कोरकू लगा हुआ, इस निमाड़ के एरिया में ये कोरकू जनजाति आपको निवास करती हुई मिल जाएगी। यहाँ पर मध्य या दक्षिणी जनजाति क्षेत्र, ये मध्य का और थोड़ा सा दक्षिणी जनजाति क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी गौड़, बहारिया, कोरकू। ये कोरकू यहीं पर आ जाती है, बैगा और प्रधान। अब वहीं अगर हम दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में कोल, गौड़, बैगा, क्योंकि ये जो गौड़ और बैगा जनजातियाँ हैं इनका एरिया ही यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ तक ये आपको मिल जाएंगे। और कोल जनजाति यहाँ पर, ये छोटा सा मैप है और इसको आप अच्छे से और अपनी बुक से समझ सकते हैं, जो तो मैंने ऐसे ही बना लिया था नोट्स में याद करने के हिसाब से। अब वहीं अब पूर्वी जनजाति देख लेते हैं हम। जो पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ पर एमपी की 14% जनजातियाँ निवास करती हैं पूर्वी क्षेत्र में। और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा किस ज़िले में मिलेंगी आपको, मिलेंगी शहडोल में 44.7%। उसके बाद सिंगरौली 32.6, यहाँ पर पणिकाणिका जैसी जनजातियाँ, कोल, ये सब आपको पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अनूपपुर 47, मतलब सबसे ज़्यादा शहडोल में, फिर सिंगरौली में, फिर अनूपपुर में। सबसे इम्पोर्टेंट है बैगाचक। तो बैगाचक कितने हैं, 52 है। और ये कहाँ पर है, तो डिंडोरी में है बैगाचक। बैगा जनजाति संबंधित है, डिंडोरी में ये बनाए गए हैं बैगाचक। पश्चिमी मध्य प्रदेश, यह यहाँ पर राज्य की 1/3 1/3 जनजाति निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर भील और भिलाला, क्योंकि जो भील है वह है एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है और इसी को उपजाति हैं भिलाला, तो ये यहीं पर निवास करती हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, अलीराजपुर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगी पश्चिम मध्य प्रदेश में 88.98%। उसके बाद झाबुआ 87%, फिर बड़वानी, फिर धार। तो ये आप इन 4 ज़िलों को ज़रूर याद रखें। अब बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड पर। तो यहाँ पर है तीसरा लिखा था, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर बताया मैंने, कटे फटे पठारी प्रदेश में कौन निवास करते हैं। तो कटे फटे पठारी प्रदेश में भील जनजाति निवास करती है। कौन रहते हैं, तो कटे फटे पहाड़ी प्रदेश में भील रहते हैं। तीसरा है ये अपना भील के लिए फैक्ट हो गया, आप इनको याद रखें, कटे फटे पहाड़ी प्रदेशों में कौन रहते हैं, शायद यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, भील रहते हैं। फिर उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं। उत्तर में कौन मिलेंगे आपको, बुंदेलखंड में आपको सौर, पणिका, खैरवार, कोंदवार, इस प्रकार की जनजातियाँ आपको उत्तरी क्षेत्र में मिलेंगी। मतलब जो उत्तरी क्षेत्र सबसे उत्तरी में शहरिया मिलेगी, थोड़ा सा उसके नीचे आपको ये जनजातियाँ भी निवासरत देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है मध्य और दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ पर लगभग 23% जनजाति निवास करती हैं मध्य दक्षिणी में। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको डिंडोरी में 64.69% और मंडला उसके बाद 57.88%। तो ये हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब अन्य जनजातियाँ का और देख लेते हैं कि इनका संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला है सौर जनजाति। ये कहाँ मिलेगी आपको, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी, छतरपुर हो गया, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, ये यहाँ पर मिलेगी। कोरकू जो आपको नीचे मिलेगी, खंडवा, बैतूल, देवा, होशंगाबाद, थोड़ा सा निमाड़ क्षेत्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश में। अगर ये जनजाति यह गौड़ों की उपजाति है, ये आपको मिलेगी मंडला, सीधी, शहडोल में। सौर कहाँ मिलेगी आपको, सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया यहाँ पर भी, ये वाला यहाँ पर। नेक्स्ट है धनवार, ये कहाँ मिलेगी, बिलासपुर में, ये बिलासपुर मिलेगी। कंवर जनजाति, ये कहाँ मिलेगी, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली में, ये मिलेगी कंवर जनजाति शहडोल, सीधी से, मतलब ये भी आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलेगी। खैरवार जो कत्था बनाने का काम करती है, मिलेगी आपको सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, ये भी थोड़ा सा बुंदेलखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में ये भी आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, इनका देखते हैं राजनीतिक विवरण। तो मतलब राजनीतिक रूप से कहाँ कहाँ किस संभाग में है। तो सीधा सिंपल अपन को याद रखना है, यहाँ पर कौन से, एमपी में कितने, एमपी में 10 संभाग हैं और अब तो 55 ज़िले हो गए हैं। तो इनमें से 7 संभाग हो गए और 21 ज़िले, 7 संभाग 21 ज़िले यहीं पर बस आपको देखने को मिलेगी। अब जो 7 संभाग हैं वो भी कौन कौन से, अपना शहडोल, जबलपुर और इंदौर, उज्जैन, इस साइड आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें भी सर्वाधिक ज़िले कहाँ के, इंदौर के। सर्वाधिक ज़िले कहाँ, इंदौर के, 7 ज़िलों में, क्योंकि जो
सबसे 1/3 हिस्सा है जनजातियों का, वो कहाँ पर, ये जो मालवा का एरिया है ये वाला, इस मालवा के एरिया में ही 1/3 जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जो मैप के माध्यम से भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़िले कहाँ पर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके इंदौर संभाग के। कौन से, इंदौर हो गया, उज्जैन और अपना अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ये ऐसे। नेक्स्ट है सर्वाधिक विकास खंड। अब इनसे संबंधित विकास खंड भी होते हैं जनजातियों से संबंधित, जो 89 विकास खंड है, तो उनमें से सर्वाधिक विकास खंड किस जिले में है, तो वो है हमारे धार में। धार में हमारे मिलेंगे आपको 12 विकास खंड, झाबुआ और अलीराजपुर। कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है, झाबुआ अलीराजपुर में आपको मिलेंगे 6 विकास खंड। 6 विकास खंड हो गए। मंडला में आपको मिलेंगे, मंडला में आपको मिलेंगे 9, सिवनी में आपको मिलेंगे 5। इस प्रकार से अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा, इसमें आपको सही विकास खंड ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं साक्षरता कितनी है। तो साक्षरता वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको मैंने टेबल फॉर्म में बताया हुआ है। मध्य प्रदेश की अलग लिखी है और भारत की अलग लिखी है। तो देखो टोटल कितनी है, टोटल है 50%, 50.6%। ये डाटा याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। एमपी की 50 है, भारत की कितनी है, 59% है। ये टोटल है, मेल फीमेल मिलाकर पूरी। अब यहाँ पर हम अलग अलग देखें, पुरुष और महिला की। पुरुष की कितनी है, 59.9% पुरुष हैं मध्य प्रदेश में, और भारत में 68.5% पुरुष साक्षर हैं भारत में जनजातियों के। फिर महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं हैं 41.5% मध्य प्रदेश में, और भारत में हैं 49.40%। तो आप ये हो गया साक्षरता का कुल डाटा, जो मतलब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन MPPSC बहुत पूछता है, क्योंकि अभी फॉरेस्ट में ही पूछा था, और जो डाटा वाले रहते हैं एक्यूरेट वाले, वो ज़रूर पूछता है, क्योंकि वो उसके फेवरेट हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखें आगे पे, देखो अब ये इससे क्वेश्चन बनता ही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि 2011 जनगणना के अनुसार किस वहाँ पर हुई है ज़िले में, तो हुई छतरपुर में, लगभग 32% के आसपास। और 10 की वृद्धि सबसे कम कहाँ रही, मंदसौर में, -11% के आसपास ही रही है। इसको मुझको क्लियर नहीं पता, लेकिन इतना मुझे याद है तो मैंने आपको बता दिया। आप इसको थोड़ा सा बुक में देख लें। अब हम यहाँ पर देखें जनसंख्या से संबंधित, तो वो हो गया। अब MP और इसके बीच में हम ग्रामीण जनसंख्या, लिंगानुपात वगैरह, और इन सभी को एक टेबल फॉर्म में फिर देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या का कुल कितना परसेंट है MP में, MP की जनसंख्या का 21.9%। भारत का कितना है, भारत में रहेगा आपको 8.60%। देश का कितना परसेंट है, मध्य प्रदेश में 14.70% है। देश की जनजाति का 14.70% MP में निवास करता है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है इनकी जनजातियों की, तो ये है 92%। ग्रामीण जो है, ग्रामीण आदिवासी MP में 92% रहते हैं। भारत में 90% जनजातियाँ गाँवों में निवास करती हैं। शहर में चूँकि ये पिछड़े हैं और उतना भी एजुकेशन है नहीं, उस कारण से इनका जो जनजातियाँ रहती हैं अक्सर कहाँ पर, जंगलों में निवास करती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इनका शहरी में प्रभुत्व थोड़ा सा कम ही मिलता है। तो शहरी क्षेत्र में MP में 8% जो जनजातियाँ हैं केवल वो शहर में निवास करती हैं। उसमें भी जो गोंड और भील जनजातियाँ हैं ये ज़्यादा निवास करती हैं। भारत में 90 में से 10% जनजातियाँ निवास करती हैं। 10 की वृद्धि कितनी होती है, 25.20% इनकी 10 की वृद्धि है मध्य प्रदेश में। और भारत में कितनी है, 23.66%, 23.66% इंडिया में है। लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात 984 है मध्य प्रदेश में। कितनी, 1000 पुरुषों पर 984 महिलाएं। भारत में 1000 पुरुषों पर 990। दोस्तों जो हमारा जैसे MP का है 931/1000, इससे ज़्यादा ही है जनजातियों में लिंगानुपात है। घनत्व कितना है, प्रति व्यक्ति 50 है, और इंडिया में है 32। अब टोटल कितनी निवास करती हैं MP में, 43, और भारत में 705 जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, इससे क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद 2025 में बनेगा ही। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या किस ज़िले में है, तो उसके हिसाब से। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा ST निवास करती है जनसंख्या में, वो रहती है धार में, उसके बाद बड़वानी, उसके बाद झाबुआ। इसकी थोड़ा सा मैंने
कोड वर्ड बनाया है कि झाबझा, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद करने में ईजी रहेगा। झाबझा न्यूनतम कहाँ पर है, भिंड में सबसे कम है, फिर उसके बाद दतिया, फिर मुरैना। इसको आप भिदमू के नाम से भी भिदमू लिख के याद कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे किया। अब वहीं पर परसेंटेज में दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जनसंख्या और परसेंटेज में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। अधिक सबसे अधिक परसेंटेज में कहाँ पर, तो झाबुआ में है 89%, सॉरी अलीराजपुर में 89%, झाबुआ मिलेगी आपको 87%। ये है आपका बड़वानी, बड़वानी में कितनी, बड़वानी होगी अजब, इसको अजब से मैंने इसको याद किया। जो सबसे कम कहाँ पर परसेंटेज में, भिंड में है, मुरैना, दतिया। तो भिमुद इसको आप याद सकते हैं, ये होगा भिदमू और भिमुद हो गया जी। तो ऐसे आप इनको परसेंटेज और जनसंख्या के हिसाब से याद कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में भील कितने परसेंट है, 39.08% भील है, और गौड़ 33.25% गौड़ है। ये अपने इनका टोटल जनजातियों में से इनका हिस्सा है। दोस्तों आप एक चीज़ जरूर याद रखें, अगर आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप भील लगाएंगे, और दूसरी बड़ी जाति गौड़ होगी। अगर भारत की पूछे तो भारत की सबसे बड़ी जाति हो जाएगी आपकी गौड़, गौड़ है भारत की, मध्य प्रदेश की है भील। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ लिखा हुआ है मैंने, जो इम्पोर्टेंट होता है, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियाँ, जो PVTGS अपन को बोलते हैं। तो ये कुल कितनी है भारत में, तो भारत में कुल है 75। इनको विशेष रूप से बना। तो मध्य प्रदेश में कितनी, मध्य प्रदेश में है अपनी 3, कौन कौन सी हैंगी, मध्य प्रदेश में हैगी सहरिया, और एक है हमारी बैगा, और है एक भारिया। सहरिया, बैगा, भारिया, सहरिया, बैगा, भारिया, सहरिया। ये 3 जनजातियाँ कौन सी विशेष रूप से कमजोर जनजाति में या पिछड़ी जनजातियों में इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है डेभर आयोग, ये कब आया था, ये आया था 1973 में। और अगर हम थोड़ा सा 2006 में अगर क्वेश्चन आता है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति जिनको नाम कब रखा गया, तो इनको नाम 2006 में रखा गया था, PVTGS। अब वर्जीनिया साक्षर समिति कब आई थी, ये आई थी 2003 में, ये जनजातियों से संबंधित थी। तो आइए थोड़े से फैक्ट हैं, आप इनको जरूर याद रखें, जो मैंने शॉर्ट में मेनली बनाए थे, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको जो भी पूरी जनजाति और MCQ यहाँ पर करवाऊँगा। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।